आइजोट्रोपिक मिक्स करवाने वाले थे आज। आपने Okay. लास्ट में उसके बारे में लिखा था बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, वेरी वेरी गुड बच्चों। स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉप्स को, ठीक है ना सर। एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स या इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सर। हम इसे एजियोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं और एजियोट्रॉपिक मिक्सर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये मिक्सर है तो सर ये एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है कल मैंने आपको बता दिया है, आज दोबारा नहीं बोलूंगा। दूसरे पॉइंट क्या है कि सर जो एजियोट्रॉप्स होते हैं इनका बिल्कुल फिक्स कंपोजिशन होता है। फिक्स कंपोजिशन का मतलब सर आप अगर कोई सॉल्यूशन 30 और 70 के रेशियो से बन रहा है तो आपको वो 30 और 70 लेने पे ही वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 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 क्या होता है सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ऑलवेज बच्चों कांस्टेंट होता है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये होता है कि सर जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं उन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो लिख देता हूं मैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सर किसको बोला जाता है बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन जिनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब आप लोग बोल रहे होंगे, आपके माइंड में हो सकता है एक ऐसा पॉइंट आ जाए, सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, जरा इसको समझाइए। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि सपोज आपके पास कोई एक कंटेनर यहाँ पे आपने रखा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस कंटेनर पे यहां से कोई एक पाइप लगा के और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कोई एक फ्लास्क लगा दिया और इस कंटेनर को आपने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी, हीट किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, गर्म किया, ठीक है ना। और इस कंटेनर में बच्चों आपने एक तो रखा हुआ है इथाइल अल्कोहल और दूसरा आपने रखा हुआ है वाटर, दोनों को रखा हुआ, एक अल्कोहल है और दूसरा आपके पास वाटर है। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना बेटा, बोलो 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 शाबाश, है ना। यस सर। तो मैंने कहा यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे वाटर है। आप जानते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट इस इथाइल अल्कोहल का होता है 353 केल्विन और इस वाटर का होता है 373 केल्विन। दो पॉइंट इसके हैं सर, एक तो आपका 353 केल्विन इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा और दूसरे वाले का 373 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे हम हीट करेंगे, जैसे ही हीट करेंगे तो इस फ्लास्क में से या तो इथाइल अल्कोहल जाएगा या तो इससे वाटर जाएगा, या तो इथाइल अल्कोहल जाएगा या तो वाटर जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो इसमें से कौन सा पहले इस फ्लास्क में जाएगा, बोलिए। कौन सा वाला इस फ्लास्क में जाएगा, पहले बोलो। इथाइल अल्कोहल। पहला इथाइल अल्कोहल जाएगा। हाँ सर इथाइल अल्कोहल जाएगा, क्योंकि सर हम पहले टेम्परेचर
सबसे पहले हम देखो, आपको एक बात बता देता हूँ, वेपर सबसे जल्दी से जो है वेपर उसी का बनेगा जो जल्दी गर्म होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो जल्दी से वेपर बनाएगा ना बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो फास्टर वेपर बनाएगा। नहीं समझे? बोलो रे बाबा, नहीं समझे क्या? अरे आप मान के चलो, आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे, पहले 10 डिग्री, फिर 20 करोगे, फिर 30 करोगे, फिर 100 होगा, फिर ठीक है ना, केल्विन में बढ़ता जाएगा, फिर इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो पहले 353 केल्विन आएगा ना, तो 353 केल्विन जब आएगा, तो 353 आएगा तो सीधे एल्कोहल क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो एल्कोहल सीधे इधर चला जाएगा, वाटर के आने पे तो टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, बोलो लगेगा नहीं लगेगा? तो यस सर। तो अल्कोहल यहाँ पे डिस्टिल हो जाएगा पहले। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके लिए एक कंडीशन होती है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल लिक्विड फेज में बराबर होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन वेपर फेज। इथाइल अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों लिक्विड फेज में वो वेपर फेज के बराबर होना चाहिए। इसकी एक कंडीशन होनी चाहिए, सॉरी डज नॉट इक्वल टू वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ वेपर फेज में अलग होगा ना मोल फ्रैक्शन, क्योंकि कम मोल जाएंगे, सारा का सारा इथाइल अल्कोहल यहाँ थोड़ा ना चला जाएगा, कम ही जाएगा, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन डज नॉट इक्वल टू लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट नहीं होता है। यहां तक किसी को कोई बात अगर कहनी है तो बोलो। सर वो लिक्विड फेज टू वेपर फेज वाला वापस समझा। मैंने कहा किसी भी कंपाउंड का बच्चों अगर आपको मोल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराना है तो उसके लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है कि उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में इक्वल टू नहीं होना चाहिए वेपर फेज के। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अलग होना चाहिए और जो है लिक्विड फेज में अलग होना चाहिए, क्योंकि सर ऑलरेडी यहाँ वेपर फेज है तो यहाँ तो कम ही होगा ना मोल फ्रैक्शन, यहाँ अलग होगा यहाँ अलग होगा, तो ये कंडीशन जरूरी है बिल्कुल। तो यही होता है इसके लिए। ये अभी सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा नाम आया है तो मैंने आपको बता दिया, समझ रहे हैं ना, ये आपको बता दिया, बाकी इसका भी सिलेबस में नहीं है। आया समझ में, आया समझ में? अब लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे अगर कोई ए पार्टिकल है, ए पार्टिकल का जो लिक्विड फेज में जो ए पार्टिकल है बच्चों, ए पार्टिकल का लिक्विड फेज में, ए पार्टिकल का लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल टू होता है ए पार्टिकल के ही वेपर फेज में। लिक्विड फेज और वेपर फेज के दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर होते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कंडीशन क्या है, लिक्विड और वेपर की मोल फ्रैक्शन बराबर नहीं होंगे, लेकिन इसमें बराबर होते हैं एजियोट्रॉप्स में। तो सर जब एजियोट्रॉप्स में ऐसा कंडीशन आता है तो हमेशा जो है मोल फ्रैक्शन इनका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आया समझ में? आया समझ? ओके, ठीक है ना बेटा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं सर, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बच्चों, हमारे पास दो टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। पहला होता है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स,
और इस एजियोट्रॉप्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, जरा ध्यान से देखो, और इसी एजियोट्रॉप्स को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रॉप्स। पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रॉप्स भी इसको बोला जाता है। या तो बच्चों आप इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बोलेंगे, या इसको आप पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना, या तो पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रॉप्स या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि सर कैसे हम पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रॉप्स को जानेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास मैंने आपको बताया था इस टाइप के एजियोट्रॉप्स के लिए एजियोट्रॉप्स का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। तो हमारे पास एक कंपोजिशन है जो फिक्स है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 95% इथाइल एल्कोहल लेते हैं और प्लस 5% वाटर लेते हैं। 95% इथाइल एल्कोहल लेते हैं बच्चों, और प्लस आप बोलेंगे सर 5% इसमें वाटर लेंगे। तो जब इन दोनों को फिक्स कंपोजिशन में मिक्स करोगे, जब इन दोनों को आप फिक्स कंपोजिशन में मिक्स करोगे, तो आप उसको बोलेंगे सर वो पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रॉप्स बनाएगा या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाएगा। ये फिक्स कंपोजिशन है। अगर इसके अलावा आपने थोड़ा सा भी चेंज किया तो एजियोट्रॉप्स नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब है सर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल, एक मिनट है, एक मिनट बेटा है। एक मिनट है बेटा, बस जस्ट। ओके, तो आपसे ये कह रहे हैं बच्चों कि इसका ये मीनिंग हो गया। जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपका है ना सर, ये जो मोल फ्रैक्शन है C2H5OH का, ठीक है ना सर, ये जो मोल फ्रैक्शन है C2H5OH का, सर ये आपका 0.95 हो जाएगा। और सर वाटर का जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो होगा, ये 0.05 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। पर सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रॉप? एक मिनट है, थोड़ा सा फोन आ रहा है सर का। सर आपको पता कैसे लगेगा, देखो ये फिक्स है, ये मैंने आपको बताया, थोड़ा सा लर्निंग टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक है।
अब याद करने वाला टॉपिक है, तो याद करने वाला टॉपिक है तो थोड़ा सा इसका ये पॉपुलर एग्जांपल है, ये बिल्कुल यही एक ऐसा एग्जांपल है बेसिकली जो आपका पॉजिटिव डेविएशन देते हैं। तो ये फिक्स कंपोजिशन है इसका, याद करने वाला टॉपिक है, ज्यादा कुछ ऐसा वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। हो सकता है आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में एजियोट्रॉप्स के बारे में लिखने को आ जाए। कंपटीशन में ज्यादा इसका रोल नहीं है, लेकिन बोर्ड में इसका थोड़ा रोल ये है। तो याद करने वाला टॉपिक है, समझ रहे बेटा? मतलब ये एक ही है पॉजिटिव डेविएशन है जो तो। हाँ, ये बेसिकली एक ही आपके जो है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बोर्ड का टॉपिक है, तो एनसीईआरटी की बुकलेट में यही है आपका दिया हुआ, ठीक है ना बेटा? तो इसलिए मैंने आपको बताया, ये थोड़ा याद इसीलिए करना है आपको, ठीक है? आया बेटा समझ में? ओके, तो मैंने आपको बताया बच्चों, सर यहाँ पे इसका मतलब यह है, इसका मोल फ्रैक्शन इतना है, ये हो गया ऐसा। तो देखिए, अगर हम इस एजियोट्रॉप्स के लिए ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, तो देखिए कैसे बने। ठीक है ना बेटा? तो हम लोग क्या करते हैं सर, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ खींचते हैं। सर वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ खींचते हैं, और देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मैं लिख के दे देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने कहा जो वाटर है, वाटर आपको मैंने कहा बच्चों यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे आपका वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा 1, और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल कितना होगा 0। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो राउल्ट लॉ है, ऐसा है। अब देखो, ठीक है ना? और सर यहाँ पे ये ग्राफ आपको मैंने बताया कि बच्चों ये पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है, तो ये ऐसा ग्राफ होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, बोलो बेटा? तो देखो यहाँ पे देखो बच्चों, वाटर 0 है, धीरे धीरे आप वाटर के अमाउंट को बढ़ाओगे, 0.1 करोगे, फिर 0.2 करोगे, फिर 0.3 करोगे, 0.4, ऐसे ऐसे करके मान के चलो यहाँ पे आ गया 0.05 आ गया वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो जैसे जैसे आपने वाटर का मोल फ्रैक्शन बढ़ाया, तो जैसे जैसे आपने बच्चों वाटर को जैसे धीरे धीरे ऐड करना शुरू किया सॉल्यूशन में, तो एक पॉइंट जहां पे आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.5 हुआ, तो उस पॉइंट पे आपने देखा जो वेपर प्रेशर है बच्चों वाटर का, जो वेपर प्रेशर है वाटर का बच्चों, उस पॉइंट पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर आ रहा है। उसी पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि सर जो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो बिल्कुल मैक्सिमम आएगा, समझ रहे हैं ना? तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे, ठीक है ना सर? इस पॉइंट पे जो वाटर का वेपर प्रेशर देख रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे 0.5 हुआ, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपका 0.5 हुआ था मोल फ्रैक्शन, उसी पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया। और ये वही पॉइंट है बच्चों, कि ये वही पॉइंट है जहां पे वाटर 0.05 है और अल्कोहल कितना होगा 0.95। तो इसी वेपर प्रेशर पे आपका एजियोट्रॉप्स बनेगा। सर ये एजियोट्रॉप्स यहाँ पे बनेगा। तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। वेपर प्रेशर क्या हुआ है इस पॉइंट पे, मैक्सिमम हो गया है। बात समझ में आई क्या? अब देखो, बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, बोलो यार, बोलो बच्चों, शाबाश। ओके, अब देखो सर, हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, टेम्परेचर वर्सेस, इस लाइन को थोड़ा नीचे तक ला लेता हूं मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। कौन सा ग्राफ बनाने को जा रहा हूँ? मैं एक ग्राफ को बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। देखो, ठीक है ना? तो देखो, जब अब मैंने कहा उस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर क्या इसको कम कर देगा, टेम्परेचर बच्चों क्या इसको बढ़ा देगा, तो ये सारी कहानी इसमें है।
तो देखिए सर यहाँ पे आप देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आप देख रहे हैं 0 है, यहाँ पे अल्कोहल का कितना है सर 1 है, और सर यहाँ पे वाटर का कितना है 1 है, और यहाँ पे सर अल्कोहल का कितना है सर 0। देखो जैसे जैसे ऊपर देखो, जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, बोलो बोलो रे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा, बोलो रे बोलो यार, कोई तो बोलो। अरे ये सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आ रही सर, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, नहीं समझ रहे हैं सर? जैसे जैसे आप बोलेंगे, जैसे जैसे बच्चों यहाँ से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, तो आप मुझे एक बात बताओ सर, धीरे धीरे जैसे यहाँ ऊपर बढ़ेगा तो धीरे धीरे, तो देखो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट सब कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और धीरे धीरे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे, समझ रहे हैं ना? तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और बच्चों यही रीजन है, इस टाइप की डेविएशन को, इस टाइप की एजोट्रॉप्स को मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स बोलते हैं, जो पॉजिटिवली डेविएटेड आपका बन रहा है, ठीक है ना, ये पॉजिटिवली डेविएटेड आपका बन रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बोलो? तो ये बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लें कि सर हाँ इसको एक बार और समझाइए। तो समझा दो सर एक बार और। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखिए आप देखो, ऊपर आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है, वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। तो सर जैसे जैसे यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो यहाँ से धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम हो जाएगा, और उसके बाद धीरे 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 वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आया समझ में, आया समझ में या नहीं? यस सर। यस सर। और सर ये बीच में लाइन है वो क्या डिनोट करता है? ये तो बस मैंने इसलिए लाइन इसलिए दिखाई है कि ऊपर जिस पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है उसी पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, बस ये आपको दिखाया है मैंने बस। एक बात ध्यान रखना, दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऐसे बनाना, एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये नहीं एक इधर और दूसरा इधर बना दिया। यहां तक अगर किसी को कोई बात पूछनी तो पूछूं, भूमिका कुछ पूछना है आपको? नो सर। तेजश्री, प्राची, ध्येय पटेल, ओके। तो एक तो ये हो गया बेटा, तो इसमें ये कंप्लीट हो गया। तो किसी भी अगर कोई भी किसी भी टाइप का अगर आप कुछ भी डाउट है, मिनिमम मैक्सिमम कोई भी डाउट है, आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के आप मुझे पूछ सकते हैं।
किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी बात अगर कहनी है, कोई भी अगर टेंशन इसमें है, कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें है, तो वो मुझे पूछ सकता है कि सर इसको समझाइए। ओके, दूसरा आगे बढ़ते हैं सीधे। दूसरा हमारे पास दूसरे टाइप का जो एजियोट्रॉप्स है बच्चों, वो है हमारे पास, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। और जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन एजियोट्रॉप्स। थोड़ा सा थ्योरेटिकली है अच्छा टॉपिक। ओके, पॉजिटिव डेविएशन एजियोट्रॉप्स और नेगेटिव डेविएशन एजियोट्रॉप्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। तो जो नेगेटिव डेविएशन एजियोट्रॉप्स है, इसका कंपोजिशन भी बिल्कुल फिक्स होता है। ये आपका 68% HNO3 और सर बाकी का जो 32% वाटर होता है, इन दोनों का कंपोजिशन होता है। कहने का मतलब है कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 आप बताओगे 0.68 बन जाएगा बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर आप बताओगे बच्चों 0.32 बन जाएगा। यहां तक अगर किसी को कोई बात पूछनी है, पूछना तो क्या होगा, कुछ ऐसा पढ़ाया ही नहीं इसमें तो, है ना, सिंपल सी बात। तो आइए सर वेपर प्रेशर वर्सेस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। और सर यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। राउल्ट लॉ की तरह ही हमें इसको बनाना होगा। राउल्ट लॉ ही, जिसको ये राउल्ट लॉ को ही फॉलो करेगा। बड़ी सी बात यही है सर, राउल्ट लॉ ही इसमें काम आएगा। सर ये और ये दोनों हो गया आपके पास। सर यहाँ पे HNO3 का जो मोल फ्रैक्शन है, ये आपका 0.68 है। सॉरी, एक 0.68 नहीं, सर यहाँ पे एक काम करिए कि जो आपके पास HNO3 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O पहले करिए, यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे HNO3 का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई 0 1 0 1 ही तो लेना है, और कुछ थोड़ी बड़ी कहानी थोड़ी ना है। 1 और HNO3 सर 0 ले लो। बच्चों एक बात बताओ, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, तो नेगेटिवली डेविएटेड है तो ऐसा आएगा ना ग्राफ, ये देखो। नेगेटिवली डेविएटेड है तो ऐसा आएगा ना ग्राफ, ये देखो। आएगा नहीं आएगा? अब सुनो 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 सर, जैसे 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 आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, यहाँ 0 है तो वाटर आपने 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.32 तक यहाँ पे आया। मान के चलिए कोई एक पॉइंट आया, इस पॉइंट पे आपका 0.3 आया, और इस पॉइंट पे आपने क्या कर दिया, एक लाइन से इसको ऐसे अटैच कर। तो कहने का मतलब ये है सर, जिस पॉइंट पे आपका 0.3 आया, 0.3 आया, और उस पॉइंट पे आपने देखा बच्चों वेपर प्रेशर मिनिमम आया, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहीं पे एग्जैक्टली यहीं पे आपका HNO3 0.68 होगा, और वाटर कितना होगा, 0.32 होगा। तो एजियोट्रॉप्स यहीं पे बनेगा। और जिस पॉइंट पे इसका एजियोट्रॉप बन रहा है, तो वहां पे जो वेपर प्रेशर आ रहा होगा वो सबसे कम आ रहा होगा। इस वेपर प्रेशर को क्या बोलूंगा, मिनिमम वेपर प्रेशर के नाम से जानूंगा। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आइए सर दूसरा एग्जांपल देखिए।
सर टेम्परेचर के साथ इसका कोरिलेशन करके दिखाइए। आइए बच्चों बढ़िया से समझाता हूँ। इस लाइन को वही नीचे तक खींच दो। ओके, अब देखो भाई, ठीक है ना सर। वही बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, यहाँ यहाँ वही हो जाएगा। वाटर आपका 0 हो जाएगा और HNO3 आपका इधर 1 हो जाएगा और इधर आपका वाटर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बच्चों ये आपका ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है ना। अब देखो एक बात मुझे बताओ सर, ऊपर जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम हो रहा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, वहां पे मैक्सिमम हो रहा होगा, तो बढ़ता जा रहा होगा, तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर ऊपर से कम हो रहा है तो नीचे से बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो सर एक ऐसा पॉइंट जहां पे वेपर प्रेशर मिनिमम होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर धीरे 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 करके बढ़ता जा रहा है, ऊपर ऊपर को बढ़ता जा रहा है, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ तो घुस रहा होगा बच्चों, भेजे मैं आप लोगों के। यस सर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों, है ना। तो सर यहाँ पे देखिए, तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो सर ठीक है, तो इस टाइप का जो आपका जो कंपोजिशन है जो एजेट्रॉप्स है, तो आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं मिनिमम वेपर प्रेशर और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो आपका जो है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो टॉपिक है वो यही इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। बहुत बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है, आप समझने की कोशिश करिएगा और इसको देखिए। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप पूछिएगा मुझसे। किसी को अगर इसको दोबारा समझना है तो वो मुझे बोल सकता है कि सर इसको आप दोबारा समझ। सर ये बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा तो वो उसमें वो वीपीएम मिनिमम ही हो जाएगा ना। हाँ मिनिमम ही हुआ है ना, ये नहीं देख रहा वेपर प्रेशर मिनिमम। और और बताइए। ओके चलो आगे बढ़े बेटा। ये थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, थ्योरेटिकल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। और किसी को अगर कुछ इसमें समझना है तो मुझे बोले कि सर इसको एक बार और समझाइए, सर इसको 2 बार और समझाइए। अब मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से आएंगे जो अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि बच्चों को 70 से 80% स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है इसी टॉपिक से, क्वेश्चन कैसा आएगा, किस टाइप का पूछा जाएगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी, ये बहुत सारे कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में रहते हैं। ओके
ओके गाइस, तो हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसको बोला जाता है, कौन सा टॉपिक इसमें होता है, क्या क्या टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से कंसेप्ट से इसमें क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोगों के माइंड में होंगी कि कौन से टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, क्या इसमें होगा और किस टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें पूछी जाती है। आइए स्टूडेंट जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या मीनिंग होता है ना। तो आइए हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए इसमें मैं एक केस ले रहा हूँ, केस 1 हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। केस 1 क्या है, एक केस ले लेता हूं मैं। केस में क्या लेता हूं, एक तो मैं लेता हूं यहाँ पे, इसमें एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लेता हूं, वोलेटाइल सॉल्वेंट लेता हूं और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेता हूं, ठीक है ना। वोलेटाइल, तो जरा ध्यान से देखिए। तो सपोज कंसीडर करते हैं ये आपके पास कोई एक इस तरीके से, ठीक है ना, एक प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट है और ये आपका, ठीक है ना, सॉल्वेंट है और वोलेटाइल नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है और जिसका वेपर प्रेशर मैंने आपको बोला बच्चों, इनिशियल वेपर प्रेशर P0 के इक्विवेलेंट बोला। ये जो सॉल्वेंट है बच्चों, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। अब इसमें आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो देखिए जो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के पार्टिकल, ठीक है ना, ये आपके ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये इसके वेपर है, ठीक है ना, इसके वेपर फेज है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो ये आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है ना, इसका वेपर प्रेशर P0 है और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैंने कहा बच्चों आपको PS है, P ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या इस सॉल्यूशन का, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बताओ, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या इस सॉल्यूशन का, बोलो। अरे बोलो, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, कौन किसका होगा बताओ। तुम बताओ बेटा, भूमिका, किसका बोल रही भूमिका? सर नहीं पता। और किसको पता है बोलो? सर वॉलेटाइल सॉल्वेंट। हाँ बिल्कुल सही कह रही है सर, वोलेटाइल वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि सर इसमें क्या हो गया, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों ऐड हो गए हैं, अमाउंट कंसंट्रेशन तो बढ़ गया है, लेकिन जिस वे में जिस रेट से कंसंट्रेशन बढ़ा उसी रेट से सर इसके वेपर थोड़ी ना बनेंगे, क्योंकि सर नॉन वोलेटाइल भी ऐड हो गया। अब जिस रेट से इसका कंसंट्रेशन तो बढ़ा, लेकिन उस रेट से इसका जो है वेपर प्रेशर नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल भी आप लोगों ने ऐड कर दिए। आया समझ में? आया बेटा समझ में? सर क्योंकि इसी रेट से हमने क्या कर दिया है, सर इसी रेट से आपने क्या कर दिया है कि उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की नॉन वोलेटाइल भी आपने ऐड कर दिया है। अब दोनों के इस जो सॉल्यूशन होगा इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ये जो छोटे वाले पार्टिकल हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, स्मॉल पार्टिकल में यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल आपके काई के हैं, सॉल्यूट के हैं। और ऑलरेडी सॉल्यूट की जाहिर सी बात है, सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूट का तो सॉलिड ज्यादा होगा, सॉलिड स्टेट ज्यादा होगा, तो सॉल्यूट के पार्टिकल स्पेस को ज्यादा, ठीक है ना, अब ऑक्युपाई करेगा। और लेसर स्पेस को कौन करेगा, लेसर स्पेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेसर स्पेस, लेसर सरफेस
एरिया occupied by सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा लेसेस्ट सरफेस एरिया क्या हो रहा है, ऑक्यूपाइड हो रहा है। तो जब सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा, तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, इवापोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सर जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सर वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि पी नॉट इज द ग्रेटर देन पी एस। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है तो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी वो डेल्टा पी इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी नॉट माइनस पी एस के बराबर होगा, पी नॉट माइनस पी एस के बराबर होगा। तो डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है। और इसी डेल्टा पी को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी डेल्टा पी को बोला जाता है बच्चों लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मुझे बताओ भाई, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो मुझे पूछ लीजिएगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ लीजिए। सर जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि प्योर वोलेटाइल है। अब बोलो। ओके सर। समझ में। तो डेल्टा पी, तो देखो अब आपको सपोज मैं लिखता हूं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट के रिलेटिव लिखता हूं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट के रिलेटिव अगर इसको लिखता हूं तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। अगर पी नॉट इनिशियल प्रेशर जिसको बोल रहे हैं, पी नॉट का मतलब इनिशियल प्रेशर अगर बोल रहे हैं, अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो इसको बोला जा सकता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सो गाइस RLVP इज इक्वल टू हो जाएगा, RLVP इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई। अब बताओ भाई, अगर किसी को कुछ पूछना है अब पूछो। मैंने आप लोगों को RLVP का कंसेप्ट भी पढ़ा दिया है। ओके सर, ठीक है, आपने ये बताया और काफी आपको समझ में आ गया होगा। तो RLVP इज इक्वल टू आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। आइए बच्चों इसको जरा राउल्ट के लॉ के साथ कोरिलेट करना सीखते हैं, राउल्ट लॉ के साथ कोरिलेट करना सीखते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा राउल्ट के लॉ के साथ कोरिलेट करते हैं। देखिए सर, ठीक है, राउल्ट लॉ के साथ आप कोरिलेट करके देखिए क्या इसका आंसर आ रहा है, क्या इसमें क्या कंडीशन बन रही है। देखिए अकॉर्डिंग टू RLVP इन टर्म ऑफ राउल्ट लॉ, ठीक है, राउल्ट लॉ के टर्म में नहीं, RLVP का जो कंसेप्ट है, RLVP का जो कंसेप्ट है बच्चों, उसको हम राउल्ट लॉ में मॉडिफाइड करके देख रहे हैं। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, राउल्ट ने क्या बोला था, राउल्ट ने बोला था बच्चों अगर पी ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है तो उन्होंने कहा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी होना चाहिए और पी नॉट भी काय का होना चाहिए, सॉल्वेंट का ही होना चाहिए, ऐसे ही बोला था। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ पी ऑफ एस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
और इनटू इसको पी नॉट ऐसा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पी ऑफ एस अपॉन पी ऑफ नॉट। ये तो राउल्ट ने बोल दिया था क्या, यस सर, ये राउल्ट ने बोला था, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, तो बच्चों इक्वेशन 1 इसको नाम दे दो। तो हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, एक काम, नहीं नहीं, सॉल्वेंट की वैल्यू रखते हैं, सॉल्वेंट का निकालते हैं यार। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू करो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर दो, कर दिया आपने। सर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ये है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस, हम लोग यहाँ पे बोले हैं एक्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो एक्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे क्या रखो, पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखूंगा, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग देखो, एक्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखूंगा, एक्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यही हो जाएगा, ये वाला टर्म है ना, ये आगे जाएगा इधर यहाँ, ठीक है ना, ये आगे जाएगा, ध्यान रखिएगा, इधर माइनस में होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा टर्म आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलो सही या सर नो, बोलो रे बच्चों। Yes, sir. तो यस सर। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन ये क्या हो जाएगा, पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। तो एक इक्वेशन आपका आर एल बी पी का ये बन गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पी नॉट आएगा ना डिवाइड में। जी हाँ, सॉरी सर। जो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको अपनी कॉपी में अभी के अभी नोट कर लो, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल अभी के अभी सॉल्व करना है आपको, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल अभी के अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी चेंज करूं क्या, चलो दूसरा एक और तरीके से इसको चेंज करना सिखाता हूं मैं आपको, देखो भाई कैसे करते, ठीक है ना। तो चलो यहां तक लिख लिया, इसको नोट करो, है इसको नोट कर लो आप, एक्स 1 ऑफ, minute सर। ओके करो। हो गया जी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई।
देखिए हम लोग क्या जानते हैं, देखो वी नो दैट पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको ऐसे ही लिख लो, इसको ऐसे लिखो, एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, आप बोलेंगे सर ये एन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, सर ये एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। समझ में आता है? इसको अपोजिट कर दो, इनवर्स कर दो, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और डिवाइडेड बाय एन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको इसको सॉल्व करो, तो ये क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये आपका, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, ये देखो एन ऑफ सॉल्यूट 1 प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। आया समझ में? अरे आया समझ में या नहीं आया? अरे सेकंड स्टेप में एन ऑफ सॉल्यूट अपन क्या दिखाया? यहाँ पे ये, हाँ सर। यार ये तो कॉमन सी बात है कि सर, ये तो कॉमन सी बात है कि एन ऑफ सॉल्यूट ही होगा ये प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो देखो इस वन को आगे लाओ, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉल्यूट। तो सर ये पी नॉट क्या होगा, पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस होगा, नॉट नीचे लगा हुआ है, इसका ऊपर लगा दिया था मैंने। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा, कैंसिल करो सर, एन ऑफ सॉल्वेंट, एन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है सर, ये हो जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ऑफ सॉल्वेंट प्लस एन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार न्यूमेरिकल करते टाइम आपको यूज करना पड़ेगा बच्चों, इसलिए आपको ये नोट करना ही पड़ेगा। नोट करो और बढ़िया से देखो। आया समझ में? Yes, sir. और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलिए भाई, इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड अगर किसी बच्चे को कोई बात अगर कहनी है तो बच्चों आप मुझे कह सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको और दोबारा समझा सकता हूँ, मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपके ये फॉर्मूले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये आपको बिल्कुल आपको अपने माइंड में रखना है, और जिसको कभी भूलना भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आते हैं। तो आइए एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। शुरू में हम लोग बस थोड़ा सा बेसिक बेसिक सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, शुरू में हम लोग बेसिक सी करते हैं, और कल मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर करके पढ़ाऊंगा।
ओके बेसिक प्रॉब्लम करवाता हूँ, ज्यादा टफ नहीं, अभी ज्यादा टफ नहीं करवाता हूँ, तो बहुत बेसिक है। और इसका आंसर क्योंकि मैं नहीं निकालूंगा, जब बहुत बेसिक है तो इसका आंसर आप ही को निकालना। क्वेश्चन क्या है ना, बहुत बड़े बड़े हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन क्या है ना बच्चों, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। बड़े बड़े क्वेश्चन का क्या प्रॉब्लम है कि लिखने में बहुत टाइम जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ब्रैकेट वाली सारी चीजें आपने अपनी कॉपी में लिख ली है ना अभी? तो सर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at certain temperature is 0.85 बार हो जाएगा। when in non-volatile non-electrolytes solute weight 0.5 gram is added to 39 gram of benzene, और उसका जो मोलिकुलर वेट है वो दे देता हूं 78 ग्राम पर मोल। then vapor pressure of the solution becomes 0.845 bar. What is the molar mass of solid? What is the molar mass of solid? सॉलिड का मोलर मास क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जरा इसको करो तो। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एक बार। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेइंग इसका 0.5 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर वेट इसका दिया गया है। देन द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इतना इतना हो रहा है। तो आप बताइए तो भाई डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वाला फॉर्मूला लगाइए। समझ रहे हैं? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वाला फॉर्मूला निकालिए, इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एन ऑफ टोटल। टोटल का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, पी नॉट की वैल्यू दी है क्या? हाँ, पी नॉट कितना है? 0.845 बार है। और पी एस कितना है? पी एस भी कितना है? इतना ही है क्या? नहीं, पी नॉट ही है यार, 0.85 है। सॉरी, बार हो जाएगा। और सर पी एस कितना होगा? 0.845 बार है। आता है ना सबको समझ में?
बोलो रे बच्चों। यस सर। चलो करो तो इसको जल्दी से करो। जल्दी से करो। ये क्वेश्चन आप ही को करना है, मैं नहीं करूंगा, तभी ये मैंने बहुत आसान सा दिया हुआ। आंसर कितना है भाई? अरे कितना आया? 0 पॉइंट क्या आया है? 0.0.845 डिवाइडेड बाई, इसको कर लो 0.85 से इज इक्वल टू एन ऑफ सॉल्यूट। अब एन ऑफ सॉल्यूट और ये पूरा आप कैसे निकालेंगे? डब्ल्यू ऑफ, सर मैंने चैट बॉक्स में आंसर दिया। देख रहा हूँ, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल है। तो एन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आ रही है? बस आपको 0 पॉइंट ऐसे लिखना है, 0.5 इंटू 78 बेंजीन का सॉल्यूट, दोनों को आप मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है ना, तो ये लिख लो mb, इसको मान के चलो, या x मान लो इसको। इसको x मान लो और इसको क्या करो, इंटू 39। तो ओवरऑल x की वैल्यू आएगी 170। किसी को और कुछ समझना है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल सही है रिद्धि। किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। ओके, चलो बच्चों, आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा कुछ काम भी है, और कल मैं आपको पीडीएफ शेयर करके, देखो आज मैं बता देता हूँ कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल आपको दिक्कत हो सकती है। कल मैं डायरेक्टली पीडीएफ शेयर करूंगा। जो लेक्चर आज पढ़ाया है उससे जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में पढ़ना है। उस सारे जितने भी फॉर्मूले हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना,